मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में ताराराम जी मीणा साहब उपस्थित हैं जो बाड़मेर से हैं, कि आप किसान साथियों को इस बारे में आप अपनी जो यात्रा लेकर के चल रहे हैं उसके बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद दुलाल जी। सभी को पहले तो जय जवान जय किसान, जय भारत जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया या बुलाया गया, उस समय बात तो हुई होगी कि भाई एक यात्रा जो है निकल रही है, आ रही है। तो इस यात्रा का नाम जो है किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा रखा गया है। ये यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों निकालनी पड़ रही है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। इस देश के अंदर 2 साल पहले 13 महीने तक ये किसान आंदोलन चला। तो किसान आंदोलन क्यों चला? पहला नंबर तो यह है क्यों चला, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है, उस समय वही सरकार थी, उस सरकार ने हमारे किसान भाइयों की जमीन पे डाका डालने के बारे में सोचा, उनके अधिकारों के बारे में, के हनन के बारे में सोचा। क्योंकि भारत के संविधान लागू होने से पहले हम सब किसान तो थे, लेकिन सिर्फ काश्तकार थे। जमीनों का मालिकाना हक हमें नहीं था, फसल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं था। वो लोग अपनी मर्जी से लूट के ले जाते थे, या फिर जैसा भी सिस्टम था उसके अनुसार हमारे लोगों को अधिकार नहीं था, उनकी जमीन का भी और फसल का भी। संविधान ने हमको ये अधिकार दिया, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद जिन लोगों ने 2000 साल तक हमें ये अधिकार नहीं दिया था या देना नहीं चाहते थे, वे लोग खुश नहीं थे कि किसान जमीन के मालिक बन जाए। इसलिए उन्होंने पहले तो धोखेबाजी की, और अब उन्होंने ये सारी जमीन जो पहले जमींदारों या सामंतवादियों के कब्जे में हुआ करती थी, आज वो किसानों की सारी कृषि भूमि जो है पूंजीपतियों के कब्जे में देने का प्लान बनाया। ऐसा करके जो कोरोना काल के अंदर उन्होंने षड्यंत्रकारी नीति के तहत ये काले कानून बनाए, और उन काले कानूनों के तहत हमारी जमीन और हमारी मंडियां या जो कुछ भी था मामला, उसके ऊपर अटैक किया। कुछ समझदार लोगों को इसके बारे में पता लगा, भनक लगी कि ये तो किसानों के साथ धोखा हो रहा, तो उन लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की, और वो आंदोलन इतना विशाल आंदोलन बन गया कि शायद दुनिया में किसान आंदोलन भारत का जो हुआ उसके मुकाबले में कोई आंदोलन लंबे समय भी नहीं चला और इतना विशाल भी नहीं रहा। ये आंदोलन शुरू हुआ, शुरू होने के बाद में धीरे धीरे ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद में ये पूरा का पूरा जन जन का आंदोलन हो गया। खाली अन्नदाता का ही नहीं, ये प्रत्येक अन्न खाता का आंदोलन हो गया। उसके बाद में जब इस आंदोलन को संवैधानिक रूप दे दिया गया 26 जनवरी 2021 को, कि अभी आंदोलन संविधान के दायरे में रहकर चलेगा, सामने चाहे गोली भी चलेगी लेकिन हम लोग उसका जवाब नहीं देंगे, प्यार से देंगे। हमारे किसान भाइयों ने जहां भी पड़ाव था वहां पर भोजन खुद बाद में किया, और जो पुलिस लगाई गई थी उनके द्वारा, सरकार द्वारा, उनको खाना पहले खिलाया। यानी जवान और किसान का एक बहुत बड़ा जो उस समय जो आपस में संगम दिखाई दिया। तो वो आंदोलन सफल तो हुआ, और सरकार को घुटने टेकने पड़े, और उनके वो जो काले कानून थे, 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा हुई, और कुछ वादे किए गए जो एमएसपी को लेकर के वादा था। लेकिन अगर हम लोग समझे 2 साल के बाद भी अगर एमएसपी नहीं पर कोई गारंटी कानून नहीं बना, इसका मतलब है कि वो उस समय हमें धोखा हमारे साथ दिया। सिर्फ उन घबरा गए थे कि आंदोलन को खत्म कैसे करना, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम काले कानून वापस ले। तो ये सारा खेल जो चला वो सिर्फ इसलिए चला कि क्योंकि हमारा जो किसान वर्ग है, वो किसान वर्ग सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत करता है। उसके पास में टीवी देखने का ज्यादा समय नहीं रहता, उसके पास में सारी जानकारी देश भर की लेने का समय नहीं रहता। इसकी वजह से, और खास करके उन लोगों ने जो संविधान के विरोधी लोग थे, उन्होंने भारतीय संविधान की जानकारी किसानों को तो क्या, किसानों के बेटों को भी, जो पढ़े लिखे उनको भी नहीं होने दी। तो इस संवैधानिक अधिकारों के साथ जो छेड़छाड़ हुई, उस संवैधानिक अधिकारों के बारे में किसानों को पता नहीं था। पता नहीं होने की वजह से आज भी किसान अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए। तो किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, किसान आंदोलन को एक बार घर वापसी हुई। उसके बाद में हम लोगों ने, जो यहाँ आपके बीच में बैठे हुए हैं, हम लोगों ने प्लान किया कि जब किसानों को या किसान नेताओं को संवैधानिक जानकारी या संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होगी,
तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ नहीं पाएंगे, या लड़ भी लेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमने संवैधानिक जानकारी देने के लिए जयपुर की राजधानी जयपुर के अंदर हम लोगों ने 2 किसान संसद लगाई, बिरला ऑडिटोरियम, जिसमें शायद कुछ लोग आप में से भी रहे होंगे। उसके बाद में हमें पता चला कि पूरे देश के लोगों को अगर जानकार बनाना है तो कहीं पर भी पर्टिकुलर जगह पर दिल्ली में या जयपुर में इकट्ठा करके ये बात नहीं बताई जा सकती, समझाया नहीं जा सकता। तो हमने प्लान किया कि हम लोग क्यों ना हम किसानों के पास जाए, हम किसानों के पास जाएं और उनको बताएं कि तुम्हारे अधिकार क्या है और किस किस समय तुम्हारे साथ में धोखेबाजी हुई, उसकी जानकारी दी जाए। तो इसका प्लान हमने बनाया। तो ये पूरी यात्रा तो पूरे भारतवर्ष की है, पूरे देश की है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 4 फरवरी को विश्व बंधुत्व दिवस के ऊपर हम लोगों ने राजस्थान के जयपुर राजधानी से अमर जवान ज्योति से शुरू की। क्योंकि हमें किसान और जवान को आपस में, क्योंकि हमारे दुश्मनों ने पूरा प्लान किया है कि बेटा उधर खड़ा रहेगा और बाप उधर खड़ा रहेगा, बेटा उधर से गोली चलाएगा। ये जो पुलिस और पब्लिक का खेल वो खेल रहे हैं ना, ये बहुत भारी और षड्यंत्रकारी खेल है। इसलिए ये भाईचारे को बनाने के लिए हमने अमर जवान ज्योति से आगे फिर हम लोगों ने पुलिस शहीद स्मारक से जयपुर से शुरू किया, और उसके बाद में पूरे के पूरे जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो वीर तेजाजी हो, चाहे वो जाम्बोजी हो, चाहे वो गोग चौहान हो, चाहे पाबू जी हो, चाहे रामदेव जी हो, चाहे जसनाथ जी हो, जितने भी संत हुए, देवनारायण जी हो, इन लोगों ने समय समय पर हमारे समाज के हकों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हमने पहली यात्रा जो राजस्थान के 33 जिलों की शुरू की, उसका प्लान ये बनाया कि सबसे पहले हम हमारे उन महापुरुषों को, जिन महापुरुषों की विचारधारा और उनके उद्देश्य को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान के अंदर समाहित किया और जिन अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे उनको संविधान में हमें दिया। इस प्रकार से हमने ये यात्रा शुरू की और राजस्थान के 33 जिलों को टच करते हुए 22 तारीख को ये शांजापुर बॉर्डर पे ये इसका समापन होगा। लेकिन समापन का मतलब ये नहीं कि ये यात्रा यहाँ खत्म हो जाए। राजस्थान के अंदर 22 तारीख के बाद हम प्लान बना रहे हैं कि जैसे हमने राजस्थान का प्रोग्राम बनाया वैसे ही प्रत्येक जिले के किसान अपने जिले का प्रोग्राम बनाए। जब हमने राजस्थान का प्लान बनाया तो 33 जिलों का बनाया। अब 33 जिलों के अंदर भरतपुर जिला है, तो भरतपुर जिले के जो साथी हैं हमारे कार्यकर्ता, युवा नेता जो भी है, वो लोग भरतपुर जिले का प्रोग्राम बनाएंगे कि प्रत्येक तहसील तक कैसे पहुंचा जाए, फिर तहसील से ब्लॉक तक और ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक कैसे पहुंचा जाए, और फिर रेवेन्यू विलेज तक जाकर किसानों को कैसे समझाया जाए। ये प्रोग्राम हमारा सेकंड फेज में होगा, हमारा फर्स्ट फेज अभी चल रहा है। उसके बाद में अन्य राज्यों में भी ये होगा। तो ये सारी चीज जो मैं आपको एक उदाहरण देकर, क्योंकि समय नहीं है, एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर हमारे किसान भाइयों को एक अधिकार मिला था जिसको कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति, किसी के पास महल थे, किसी के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, लेकिन किसानों के पास संपत्ति क्या थी? किसानों की संपत्ति क्या हो सकती है? सिर्फ कृषि भूमि। कृषि भूमि ही उनकी संपत्ति थी, ठीक है ना। तो वो संपत्ति का अधिकार मिला, जिसके अंदर एक कहावत हुई कि खड़े दकेरा खेत और चढ़े दकेरा घोड़ा। ऐसी एक कहावत उस समय संविधान के अधिकार की वजह से बनी। भाई जो अब जो जमीन जोत रहा है वो उसका मालिक होगा। और अमीन गांव गांव में जाकर के पूछ रहे थे कौन कितनी जमीन जोत रहा है, और नाप नाप कर उनके पट्टे बना रहे हैं। लेकिन जो संविधान के अंदर उनको मालिकाना हक मिलना था, वो मालिकाना हक इन लोगों ने नहीं दिया। 70 साल तक उसको छुपाए रखा, लोगों को पता नहीं करने दिया। और बाद में मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर 1979 में उस अधिकार को ही समाप्त कर दिया, पूरी तरह समाप्त कर दिया। हमारे लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये मेरे किसानों का हक मैं छीनने नहीं दूंगा। तो किसानों को हक देने की बजाय मोरारजी देसाई, जो वलसाड़ गुजरात का ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने के साथ साथ में वो शातिर भी था, उसने क्या किया? उसने किसानों को जमीन देने का हक जो है उसकी बात नहीं की और चौधरी चरण सिंह जी से गृह मंत्रालय छीन लिया। यानी गृह मंत्री से ही उनको हटा दिया और गृह मंत्रालय अपने अंडर में ले लिया। क्योंकि तो उसको मालूम था कोई आंदोलन हुआ तो पुलिस और मिलिट्री का इस्तेमाल करना होगा, वो गृह मंत्री के आदेश पे करता है। चौधरी चरण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया या फिर उनसे छीन लिया। और मोरारजी देसाई ने जब ये अधिकार हमारा छीना जमीनों का, और
जो राज्य सरकार है उनको मालिक बना दिया। तो मोरारजी देसाई की सरकार के जो सपोर्टर थे या उनके साथ में थे वो चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह ने नाराज होकर किसानों के हाथ में उस सरकार को ही गिरा दिया, सरकार को गिरा दिया। सरकार गिरने के बाद में चौधरी चरण सिंह जी से पूछा गया कि आपने अपनी सरकार को क्यों गिराया, तो उन्होंने कहा कि सरकार मेरी थी लेकिन मेरे भाइयों के खिलाफ जा रही थी, इसलिए मैंने इसको गिरा दिया। मेरे ही भाइयों का, मेरे किसानों का अधिकार छीन रही थी, इसलिए मैंने इसको गिरा दिया। तो लोगों ने कहा कि चलो अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, बोला आपको ही बनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह सिर्फ 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे और 6 महीने तक उनको पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया। चलाना तो बहुत दूर की बात, उनको पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। इस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हमारे अधिकार वो कैसे छीन रहे हैं। अभी तो मंडियां खत्म करके कैसे भी करके आप लोगों को फिर से, अभी बात ये है कि काश्तकार से भी हमें कब्जेदार बना दिया, हमारे को पता नहीं। हम भूधारक थे, भूधारक से हमें खातेदार बनाया, खातेदार से काश्तकार बनाया। राजस्थान में अभी तो हम काश्तकार है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर काश्तकार से भी हटाकर हमें कब्जेदार बना दिया। वहां के किसानों को कहा जा रहा है, वो उनके जमाबंदी में लिखा जा रहा है कब्जेदार। कब्जेदार का मतलब तो आपका कब्जा है, कभी भी हटाया जा सकता है। अगर ऐसे नहीं हटाओगे तो पुलिस से, मिलिट्री से हटा दिया जाएगा। तो ये अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं। इसलिए हमने इस यात्रा का नाम भी रखा है किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा। किसानों को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए हम लोग निकले हैं। आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप जागृत लोग जो है उसको कारवा को आगे बढ़ाएं और गांव-गांव तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग अपना अधिकार सुरक्षित कर सके। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब, जो वक्ता है वो थोड़ा सा शॉर्ट कर। मैं आपको निवेदन करूं तो हमारे ताराराम जी ने जो आपके सामने जो बात रखी है ना, 2 शब्दों में, यानी एक भूमि अधिग्रहण होता है। सरकार भूमि अधिग्रहण करती है ना, कोई भी जैसे आरओबी बन रहा है वहाँ, कहाँ डुमरिया पे, तो कह दिया कि इधर की जाएगी, लाइन तो चाहिए की जाएगी। ऐसा अन्य देशों में नहीं होता। अगर किसान खुद चाहेगा और अपनी जितनी जो